गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग विच इज़ द फर्स्ट चैप्टर फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन बीएससी। अगर हम लोग बीएससी में पढ़ें या इंटर की बात करें 11-12 की, तो भी अगर बेसिक्स को देखा जाए तो इसी चैप्टर से हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाइप कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं आज के नए चैप्टर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, इसमें हम लोग स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में फर्स्ट हम लोग बॉन्डिंग से स्टार्ट करेंगे। बॉन्डिंग में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा दैट इज होगा बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या कहता है? द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम। The average distance between the center of nuclei of the two bonded atom is called bond length। क्या मतलब हुआ? दो एटम्स है, मान लेते हैं ये हमारा दो एटम है, इसका ये वाला सेंटर है और ये वाले एटम दैट इज एटम ए का, दिस वन इज द सेंटर ऑफ एटम ए एंड दिस वन इज द सेंटर ऑफ एटम बी। अगर ये दोनों एटम बॉन्डेड है, मीन्स ये दोनों एटम एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है बाय अ केमिकल बॉन्ड, इन दैट कंडीशन the average distance between the center of nuclei of the two atom, ये जो डिस्टेंस होगा हमारा यहाँ से यहाँ तक का, ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग बॉन्ड लेंथ कहेंगे। कब? जब ये दोनों एटम एक दूसरे से बॉन्डेड रहेंगे, और वो भी कैसा बॉन्डेड रहेंगे? केमिकली बॉन्डेड रहेंगे। तो ये हमारा जो लेंथ होगा ये बॉन्ड लेंथ कहलाएगा। और बॉन्ड लेंथ के जो डेफिनेशन है, जो अभी मैंने कहा, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द टू एटम। तो एवरेज डिस्टेंस क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम लोग एक्चुअल जो बॉन्ड लेंथ है वो मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। तो इस कारण क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है? एक्चुअली हमारा एक इलेक्ट्रॉन का इन्फ्लुएंस होता है, इलेक्ट्रॉन का एक प्रभाव होता है, जो कि इस वाले एटम्स के इलेक्ट्रॉन जो है इसके न्यूक्लियस पर प्रभाव डालेंगे अट्रैक्शन का। इस एटम यानी एटम ए का जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम बी के न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करता है, अट्रैक्शन होता है इन दोनों के बीच में कुछ इस तरह, जिसके कारण ये जो है एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो ये एक्चुअली ऐसा बॉन्ड कुछ नहीं है, बॉन्ड जो है एक प्रकार का अट्रैक्शन है, बॉन्डिंग अट्रैक्शन है, मीन्स अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द वन एटम एंड द न्यूक्लियस ऑफ अदर एटम। तो दीज आर द टाइपिकल अट्रैक्शन विच इज कॉल्ड एज बॉन्ड। एंड द average distance between the two bonded atom is called its bond length। अब बॉन्ड लेंथ के भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पर कि ये बॉन्ड लेंथ डिपेंड करते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे फैक्टर ऑन विच बॉन्ड लेंथ डिपेंड, या फिर हम लोग कह सकते हैं फैक्टर्स गवर्निंग the bond length। ठीक है, the factors governing the bond length means what are those factor which governs the bond length, means which are the factor which is responsible for the bond length। means first हम डिस्कस करेंगे that is point A which is called size of atom। size of atom, तो size of atom अगर बड़ा रहेगा तो बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगा। अब जाहिर सी बात है, समझ सकते हैं, सपोज कीजिए कि ये दो पेन हैं, इस दो पेन को अगर हम किसी रस्सी की मदद से अगर हम बांधते हैं तो एक पतली सी रस्सी से ही बांध सकते हैं, लेकिन अगर इसकी जगह पर कोई बहुत बड़े बड़े दो पिलर्स रहेंगे, अगर उसको बांधना है तो उसके लिए हमें मोटा और मजबूत रस्सी की ज़रूरत होगी। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही
जो फंडा है वो काम करता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, फर्स्ट फैक्टर इज द साइज ऑफ एटम, एंड साइज ऑफ एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो हम लोग क्या देखें, साइज ऑफ एटम अगर ज़्यादा रहेगा तो बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा रहेगा, यानी कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द साइज ऑफ एटम। सेकेंड पॉइंट, मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी का मीन्स क्या हुआ कि मोर देन सिंगल बॉन्ड, मीन्स वहाँ पर सिंगल बॉन्ड नहीं रहेंगे, वो डबल या ट्रिपल। मतलब सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज़्यादा होगा, डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ उससे कम होगा, और जो ट्रिपल बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। तो मल्टीप्लिसिटी जो क्या कहता है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा। तो मल्टीप्लिसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। दिस वन इज आवर सेकेंड फैक्टर। अब नेक्स्ट वन इज द थर्ड फैक्टर, दैट इज टाइप ऑफ hybridization। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, दैट इज एस कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल, एक हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, सेकेंड हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, थर्ड वन इज sp। तो जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ज़्यादा हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल छोटा होगा और बॉन्ड लेंथ भी उतना ही कम होगा। कहने का मतलब हुआ कि sp3 का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा। वैसे मॉलिक्यूल जिसमें जिस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कंपेयर में ज़्यादा होगा। और सिमिलरली फॉर द केस ऑफ sp2 एंड sp, इसका हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं। सपोज कीजिए CH4, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, CH सिंगल बॉन्ड है, CH CH CH, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं एक सेकेंड मॉलिक्यूल जिसमें C डबल बॉन्ड C है। यहाँ पर ये हमारा, ये आप देख सकते हैं, ये जो C बॉन्ड है इसको हम लोग कुछ थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, CH3 कर देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो CC बॉन्ड है ये ज़्यादा लंबा होगा एज कंपेयर टू C डबल बॉन्ड C बॉन्ड। यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर S कैरेक्टर कम है, यहाँ पर S कैरेक्टर ज़्यादा है। कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल हमारा sp3 है, तो यहाँ पर 3p है, सिंगल S है, तो यहाँ पर S का जो परसेंटेज है वो 25% है। ये टोटल sp3 3 पॉइंट्स है, तो इसको कम्प्लीटली अगर हम 3 से 100 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 33 आएगा। तो यहाँ पर S का जो परसेंटेज है वो 33% है। यहाँ पर S है sp हाइब्रिडाइजेशन, मीन्स 50% S है 50% P है। सिमिलरली यहाँ पर 75% P है 25% S है, क्योंकि यहाँ पर टोटल 4 ऑर्बिटल को हम लोग कंबाइन करते हैं तो sp3 मिलता है। तो वेयर S1 और 3p ऑर्बिटल मिला करके sp3 बना है इन केस। तो ये हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर इस हाइब्रिडाइजेशन में S का जो कंट्रीब्यूशन है वो 25% है, एंड सिमिलरली हियर द कंट्रीब्यूशन ऑफ S इज 50%। तो ग्रेटर द S कैरेक्टर, स्मॉलर द हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड स्मॉलर इज द बॉन्ड लेंथ। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो कि बॉन्ड लेंथ को जो है कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट बॉन्ड लेंथ को डिस्कस करेंगे, जिसको कि आपको मैं ये चाहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लोग इसको याद रखेंगे तो ये बहुत ही बेटर होगा। जैसे C सिंगल बॉन्ड C का जो बॉन्ड लेंथ है 1.54
एंगस्ट्रॉम है। Cc डबल बॉन्ड जो है आपका, इसका जो बॉन्ड लेंथ है 1.34 है। C ट्रिपल बॉन्ड, C का जो बॉन्ड लेंथ है वो आपका 1.20 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट है जो वैल्यू है बॉन्ड लेंथ का, वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा C सिंगल बॉन्ड O का जो बॉन्ड लेंथ है करीब करीब 1.42 के आसपास होता है, 43 है, सॉरी 43 एंगस्ट्रॉम। C डबल बॉन्ड O का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो आपका 1.2 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। एंड Cn का जो बॉन्ड लेंथ है, C डबल बॉन्ड सॉरी C सिंगल बॉन्ड N, ये आपका 1.47 के बराबर होता है, 1.47 एंगस्ट्रॉम। यूनिट हमेशा ध्यान में रखेंगे, ये नैनोमीटर है, एंगस्ट्रॉम है, पिकोमीटर है, क्या है वो आपको यहाँ पर ज़रूर मेंशन करना। अदरवाइज़ ये जो न्यूमेरिकल जो पॉइंट में जो वैल्यू है, इस वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं निकलता है। C सिंगल बॉन्ड Cl का जो बॉन्ड लेंथ होगा 1.77 एंगस्ट्रॉम होगा। तो जो 5-6 वैल्यू है मैं चाहूँगा कि इसको आप लोग याद रखिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज बॉन्ड एनर्जी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसका हमारा क्या डेफिनेशन होगा? दी amount of energy required to break the one mole of bond, the amount of energy required to break the 1 mole of bond of particular type is called bond energy or bond dissociation energy। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द वन मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ पार्टिकुलर टाइप इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, कुछ भी हम लोग कह सकते हैं। इसको लिखने का एक और तरीका है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहाँ पर रिक्वायर्ड की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड ऑफ पार्टिकुलर टाइप। कहने का मतलब हुआ कि सपोज कीजिए कि CH बॉन्ड को, ये हमारा CH बॉन्ड है जिसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो कितना है? 414.2 किलो जूल पर मोल के इक्वल है। मीन्स अगर ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है ये अगर बनता है तो इस बॉन्ड के बनने के कारण हमारे इस कंपाउंड से 414.2 किलो जूल एनर्जी इवॉल्व होगा व्हेन 1 मोल ऑफ दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो CH बॉन्ड इसको ब्रेक करेंगे, तो इसको ब्रेक करने के लिए हमें 414.2 किलो जूल एनर्जी सप्लाई देना होगा, तब जाकर के इस टाइप का 1 मोल ऑफ बॉन्ड मीन 6.02 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ such bond will break when we supply this much amount of energy. And similarly for CC single bond, the bond dissociation energy is 347.3 किलो जूल पर मोल। ये जो 3-4 डाटा मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ
इसको आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर लिखेंगे एंड इसको मैं चाहूँगा कि आप लोग याद भी करें। सी सी डबल बॉन्ड फॉर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वैल्यू 610.9 किलो जूल पर मोल। सी सिंगल बॉन्ड ओ have 359.8 kilojoule per mole. Okay, and the last C double bond O have the bond dissociation energy is equal to 748.9 किलोजूल पर मोल। तो ये 4-5 डाटा है जिसे मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर याद रखें, जो कि आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और एक बात इसमें और ध्यान रखेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलिए या बॉन्ड एनर्जी बोलिए या बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी बोलिए, सभी का मतलब एक ही निकलता है। जब डिसोसिएशन के फॉर्म में बात करेंगे तो सीधा बात करेंगे कि इस सिमिलर मीन्स पार्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लग रहा है वही हमारा डिसोसिएशन एनर्जी है। और अगर फॉर्मेशन के फॉर्म में बात करेंगे तो सच पार्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड को फॉर्मेशन होने में जो एनर्जी इवॉल्व होता है वही हमारा फॉर्मेशन एनर्जी है। मगर यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि जितना एनर्जी बनने में लगता है, एग्जैक्ट एनर्जी जो है सेम टाइप ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने में भी लगता है। तो इसलिए अगर फॉर्मेशन के फॉर्म में जब बात करेंगे तो उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है, और अगर ब्रेक के फॉर्म में बात करेंगे तो सच दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी वी हैव टू सप्लाई टू ब्रेक दैट टाइप ऑफ पार्टिकुलर बॉन्ड। अब इसमें भी कई सारे फैक्टर्स हैं जिस पर बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करता है। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है हमारा, साइज ऑफ एटम। तो देखिए, अगर साइज ऑफ एटम बड़ा रहेगा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो वो आसानी से ब्रेक कर जाएगा और उस बॉन्ड का एनर्जी जो होगा वो बिल्कुल कम होगा। तो साइज ऑफ एटम क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। मैं शॉर्ट में BE लिख रहा हूँ तो आप लोग इसे समझ जाइएगा। ग्रेटर द साइज ऑफ एटम, यहाँ पर सीधा एक लाइन का स्टेटमेंट लिखेंगे, ग्रेटर द साइज ऑफ एटम ग्रेटर इज द बॉन्ड लेंथ एंड स्मॉलर इज द बॉन्ड एनर्जी। सेकेंड वन क्या है हमारा, मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। हाँ देखिए, ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एनर्जी के। मीन्स जितना ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी होगा बॉन्ड का, वो बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, देखिए CO सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड एनर्जी है वो 359.8 किलो जूल पर मोल है, वाइल C डबल बॉन्ड O का जो बॉन्ड एनर्जी है वो 748.9 किलो जूल पर मोल है। मतलब जितना ज़्यादा बॉन्डिंग होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी बढ़ता जाएगा। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। थर्ड वन क्या है, नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ लोन पेयर सराउंडिंग द एटम्स। तो ये क्या होगा, इन्वर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इन्वर्स प्रोपोर्शनल क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्डिंग जहाँ भी होता है वो इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन के कारण होता है, और किसी भी एटम के चारों तरफ जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतना ज़्यादा रिपल्सन बढ़ेगा और उतना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी घटेगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि ये ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन है। अब इसके अगल बगल क्या है, काफ़ी सारा इलेक्ट्रॉन्स है। इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैं विदाउट काउंटिंग यहाँ पर सिमिलरली शो किया हूँ, ठीक है। तो अब आप लोग क्या देख रहे हैं कि ये भी जो बॉन्ड है ये भी तो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड ही है, इलेक्ट्रॉन का ही तो बॉन्ड है, और ये भी हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेम चार्ज यहाँ पर अट्रैक्शन की जगह पर रिपल्सन इंक्रीज करेगा। ये वाले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, जिस रिपल्सन के कारण ये जो बॉन्ड है इसके बीच में
थोड़ा सा भूचाल आएगा, कोलाहल मचेगा, परेशानियां बढ़ेंगी और ये बॉन्ड जो है वो कमज़ोर होगा। फलस्वरूप इसका जो बॉन्ड एनर्जी है वो भी कम होगा और बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगा। मीन्स नंबर ऑफ लोन पेयर सराउंडिंग द एटम इन द, ये जितना ज़्यादा रहेगा बॉन्ड एनर्जी उतना कम होगा। तो दैट इज़ 1/BE के मतलब रेशियो में ये प्रोपोर्शनल होगा। तो ये 3 फैक्टर्स मेनली डिपेंड करता है, इन्हीं 3 फैक्टर्स के ऊपर हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो निर्भर करता है। वीडियो में बस हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे एंड फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इसी चैप्टर के जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।